फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आज से मैं आप लोग के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करूँगी जिसमें मैं हर दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी। और मैं स्टार्ट की हूँ फर्स्ट पेपर से, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। कल हम लोग शिक्षा के नवीन प्रयास, पहले हम लोग सन 2023 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करेंगे, फिर 22 को करेंगे। ऐसे ही मैं आपको सन 2016-17 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराऊंगी। मैं एक वीडियो रोज़ डालूंगी प्रीवियस ईयर पेपर के, और उसको आप ज़रूर देखिए क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से अगर आप जानिए कि अगर 50 नंबर का पेपर है तो 25 नंबर आपको प्रीवियस ईयर से ही मिलने हैं। आप सारे प्रीवियस ईयर को अगर अच्छे से देखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास ही होंगे और आपका बैक नहीं लगेगा। आपका 90% आएगा, 90 प्लस हो जाएगा, इससे कम आपका तो नहीं ही आएगा और आप बैक लगने की तो टेंशन ही छोड़ दीजिए। हम लोग का जो पहला सन 2023 में पेपर हुआ था हम लोग उसको पढ़ेंगे। देख लीजिए, पूर्णांक 50 नंबर का आता है। और कल मैंने आपको प्रीवियस ईयर कराया था ऑब्जेक्टिव का सन 2019 से लेके 21 तक के, और मैंने आपसे कहा भी था कि ये क्वेश्चन बहुत ही पूछता है, बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इसको आप ज़रा ध्यान दीजिए। क्या पूछ रहा है कि एमिल पुस्तक के लेखक कौन है। मैंने आपको कल बताया भी था कि ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है। कौन है? रूसो हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया, बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही अच्छे से इसमें हर चीज़ों को डिफाइन किया गया है। आप इसको अच्छे से पढ़िए। जितने भी प्रीवियस ईयर है मैं सारे सॉल्व कराऊंगी। क्या है कि एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? एमिल पुस्तक के लेखक रूसो हैं। रूसो की यह बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो हैं। और एक कौन सी पुस्तक ज़्यादा पूछा जाता है? दिव्य शपथ पुस्तक के लेखक कौन है? गीजूबाई बधेगा हैं। ये दोनों पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एमिल पूछा है तो इस बार आप मान के चलिए कि आप लोग के एग्जाम में पूछ लेगा कि दिव्य शपथ पुस्तक के लेखक कौन है? गीजूबाई बधेगा हैं। तो आप ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को अभी से ही ध्यान देते चलिए और आपका बहुत ही अच्छे से निकलेगा पेपर। पेपर ही नहीं निकलेगा, अच्छे परसेंट भी आएंगे, आपका बैक नहीं लगेगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना कहे कर लिया करिए। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। क्या पूछ रहा है कि आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है? मारिया मॉन्टेसरी नहीं है। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री कौन है? प्लेटो हैं। याद रखिए, पूछता है कि आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री कौन है तो आप इन लोगों के नाम याद रखिए। प्लेटो हैं, सुकरात हैं, डेकार्टी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, रोलिंग तथा महात्मा गांधी आदि हैं। परंतु मारिया मॉन्टेसरी आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। मारिया मॉन्टेसरी कौन है? आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा विकास है। क्या? शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। यह कथन किसका है? जॉन डीवी का है कि शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा विकास एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। कथन और निष्कर्ष से भी क्वेश्चन आते हैं, आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रविज्ञा संस्कार होता है। ये कब होता है, कहाँ होता है? बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में होता है। कैसे होता है थोड़ा डिफाइन किया गया, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रविज्ञा संस्कार बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में होता है। यह संस्कार बालक की शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर आयोजित किया जाता है। कब? बालक की शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता है। जो आपका अपराध विद्या है इसके अंतर्गत क्या नहीं पढ़ाया जाता है? देखिए, वैदिक कालीन की जो शिक्षा है उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत क्या नहीं पढ़ाया जाता? इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है, ज्योतिष नहीं पढ़ाया जाता है, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं तर्कशास्त्र का अध्ययन नहीं कराया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि वार्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था।
1937 में आयोजित हुआ था। वर्धा 22 और 23 अक्टूबर 1937 को एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे वर्धा सम्मेलन कहते हैं। मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र क्या था? मुगल काल में मदरसे ही क्या थे? उच्च शिक्षा। मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा मक्तब में दी जाती। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती है, मक्तब में या मदरसा में। तो प्राथमिक शिक्षा आपको मक्तब में दी जाती है, उच्च शिक्षा आपको मदरसा में दी जाती है। बाल देवो भव, कल मैंने आपको ये पढ़ाया था ना कि ये बहुत पूछता है कि बाल देवो भव या शैक्षिक विचारधारा किसकी है? गीजूभाई बधेगा। जहाँ भी गीजूभाई बधेगा दिख जाए और आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है और ऑप्शन में आपको गीजूभाई बधेगा दिख गए, तो आप उस पर निशान लगा दीजिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन सही ही जाएगा। बाल देवो भव शैक्षिक विचारधारा किसकी है? गीजूभाई बधेगा की। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कल जब हम लोग सन 2021 का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे तो उसमें पूछा था पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता था। आज क्या पूछ लिया है सन 2023 में कि पृथ्वी दिवस, मतलब आपको याद क्या रखना है? पर्यावरण दिवस और विश्व पृथ्वी दिवस, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? दिव्य शपन पुस्तक के लेखक कौन है? 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बहुत ही इजली। युग धर्म कहा जाता है। युग धर्म किसे कहा जाता है? परिवर्तन मूल्यों को या शाश्वत मूल्यों को, तो ये दोनों को ही कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि युग धर्म वह मार्ग है जो युग के आत्म साक्षात्कार का सबसे सरल एवं प्रख्यात मार्ग है। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया, मतलब एक साथ ही दोनों क्वेश्चन पूछ लिया कि दिव्य शपन पुस्तक के लेखक कौन है? गीजूभाई बधेगा। मतलब एमिल पुस्तक, एक एमिल हो गया और एक क्या हो गया? दिव्य शपन हो गया। एमिल के लेखक कौन है? रूसो हैं। दिव्य शपन आप देख ही रहे हैं कि गीजूभाई बधेगा हैं। ये 2 पुस्तक आपके एग्ज़ाम में बहुत रिपीट होता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ये इस बार भी आएगा, 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि इन दोनों में से कोई एक पुस्तक या दोनों भी आ सकता है। दिव्य शपन पुस्तक के लेखक गीजूभाई बधेगा जी के, जो कि गुजराती भाषा के लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे। देखिए सन 2019, 20, 21 3 महीने कराया था। 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन आपको रिपीट हुए हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए कि कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड होता है। संविधान की किस भाषा को राजभाषा की दर्जा मिली है? जो हिंदी है हमारी, इसको राजभाषा की दर्जा मिली है। संविधान में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक सेकेंड, नेक्स्ट हम लोग का है कि दूरवर्ती शिक्षा क्या है? दूरवर्ती शिक्षा किसे कहते हैं? तो दूरवर्ती शिक्षा की अगर हम बात करें तो पत्राचार शिक्षा भी दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से आ जाएगी। दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र शिक्षा, ये सारी क्या हैं? दूरवर्ती शिक्षा। दूरवर्ती शिक्षा को दूरस्थ शिक्षा अथवा पत्राचार शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा स्वतंत्र रूप से की जाती है, जिसकी वजह से इसे स्वतंत्र अध्ययन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये देखिए, ये भी मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को। शिक्षा एक 2 मुखी प्रक्रिया है। किसने कहा था? एडम्स ने कहा था। आपको मेरी बातों पे अगर विश्वास नहीं है तो आप जाके कल जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था, सन 2019 का कराया था, 20 का कराया था और 21 का कराया था, आप इन तीनों को देख लीजिए, उसके बाद आके इसको देखिए, खुद आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर से कितना क्वेश्चन पूछता है और कितना हम लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा एक 2 मुखी प्रक्रिया किसने कहा? एडम्स ने कहा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। आप लोगों ने देखा ना, एमिल पुस्तक, दिव्य शपन, पर्यावरण दिवस और क्या था कि क्या है कि शिक्षा 2 मुखी प्रक्रिया है। यहाँ पे 2 मुखी पूछ लिया है, आपके एग्जाम में नेक्स्ट में त्रिमुखी पूछ लेगा। और एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि विद्यालय को उद्यान और क्या था? बच्चे को
बच्चे को पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा था? तो फ्रोबेल ने कहा था। किंडरगार्टन पद्धति किसकी है? तो ये भी फ्रोबेल की है। महात्मा गांधी किससे संबंधित है? महात्मा गांधी का अगर क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन में आपको हस्तकला दिया है तो आप उसको टिक कर लेंगे, है ना। बाल देवो भव किसका है? गिजूभाई बधेगा की। तो जितने 15 क्वेश्चन हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को किया है ऑब्जेक्टिव के, और हम लोगों ने प्रीवियस ईयर 3 साल का कर लिया है 19-20 के। आप देख लीजिए अच्छे से, तो 15 में से 6 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिल रहे हैं? प्रीवियस ईयर से हूबहू मिले हैं। और अभी हम लोगों का 17 है ना, और 17, 18 और सन 2024 में जो ये स्टार्टिंग में हुआ था पेपर, 3 साल का भी पेपर बाकी है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अगर 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जा रहे हैं, 6-8 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जा रहे हैं प्रीवियस ईयर, तो क्या आप 4 क्वेश्चन खुद नहीं पढ़ के कर सकते हैं? ध्यान रखिए। हमारे जो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे जो अति लघु प्रश्न आते हैं 1-1 नंबर के, हम लोग उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि वैदिकालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन, बहुत पूछता है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, इसको आप रट्टा मारेंगे तो याद नहीं होगा। एक बार मैं इसको पढ़ा रही हूँ, आप खुद अपनी शब्दों में इसको लिखने की कोशिश करिए, चीज़ों को समझिए। वैदिकालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ है नैकट्य प्रदान करना, अर्थात इसके द्वारा वेद अध्ययन का इच्छुक व्यक्ति वेद शास्त्रों के पारंगत गुरु आचार्य की शरण में जाकर एक विशेष अनुष्ठान के माध्यम से वेद अध्ययन की दीक्षा प्राप्त करता है। इसे यज्ञोपवीत या अनेक संस्कार भी कहा जाता है। उपनयन का मतलब आप सीधे से बस इतना याद रखिए कि उपनयन वह है जब एक बालक अपने गुरु के यहाँ जाकर वेद अध्ययन की प्राप्ति करता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उसे ही क्या कहते हैं? उपनयन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? क्या पूछ रहा है कि जल संचयन की उपयोगिता बताइए। जल संचयन के उपयोग या वर्षा जल एकत्र करके और बहरी बाढ़ को रोकने के लिए, तूफानी जल प्रवाह को कम करके, मिट्टी कटाव और बाढ़ के खतरों को कम करता है। मतलब जल संचयन क्यों करते हैं? जल संचयन करने का एक ही कारण है कि हम देखिए बहुत ज़्यादा अगर बारिश होती है तो लोग बाहर अपने बड़ा बड़ा सा टैंक रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकें? जल का संचय कर सकें। देखिए अधिक बारिश होने पर क्या होता है कि इधर उधर सड़कें भर जाती हैं, कुछ दिखता नहीं है, बहुत से लोगों की घरें बहने लगती हैं, मिट्टी कटाव और बाढ़ के खतरे अधिक हो जाते हैं। तो उसी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जल संचयन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि शैक्षिक अवसर की समानता के लिए कौन कौन बिंदु आवश्यक हैं? शैक्षिक अवसर की समानता के लिए निम्नलिखित बिंदु आवश्यक हैं। शिक्षार्थी को किताबें और वर्दी प्रदान करना। शैक्षिक अवसर की समानता के लिए मतलब सभी बच्चे, अगर बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो उसको उसके समान के जितने भी बच्चे हैं उनको एक समान की पुस्तकें और एक समान की वर्दी दी जाए। उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षार्थियों के संसाधन उपलब्ध कराएं। जिस बच्चे की जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार उसको क्या करना चाहिए? संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। बाल श्रमिक बनाने का मुख्य कारण क्या था? तो बाल मजदूरी अथवा बाल श्रमिक बनाने का सबसे बड़ा कारण गरीब तथा वयस्क किशोरों के लिए अच्छे कार्य करने की अवसर की कमी। मतलब बाल मजदूरी अथवा बाल श्रमिक बनने का सबसे बड़ा अगर कारण पूछा जाए तो गरीबी। अगर किसी को अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा रहने को मिल जा रहा, तो कोई भी छोटा बच्चा जाके बर्तन नहीं धुलेगा, ना कोई काम करेगा। वो भी अपनी ज़िंदगी ऐसे जीना चाहेगा, आराम से खेलना चाहेगा, आराम से पढ़ना चाहेगा, आराम से क्या मोबाइल पे फ्री फायर गेम खेलना चाहेगा। बट मजबूरी होने के कारण, गरीब होने के कारण उसको क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। इस कारण तथा वयस्क तथा किशोरों के लिए अच्छे कार्य करने की अवसर की कमी है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि
फ्रोबेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट कीजिए। फ्रोबेल पहला शिक्षा शास्त्री जिसकी शिक्षण पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा देने की बात की गई है। फ्रोबेल के अनुसार बालक की आत्मक्रिया खेल द्वारा, मतलब आप बच्चों को खेल खेल में सिखाइए। यह बात किससे कौन करता है? फ्रोबेल कहते हैं। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम है प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक और अकादमी थी, जिसे दर्शन विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता है, जो यूरोपीय महाद्वीप पर उच्च शिक्षा की पहली संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि प्रयोजनवादी किन्हीं दो गुण एवं दोषों का उल्लेख करिए। तो प्रयोजनवाद के किन्हीं दो गुण की बात करें और इनके दोष की बात करें तो प्रयोजनवाद शिक्षा क्षेत्र क्रियाशीलता को विशेष प्रोत्साहन दिया, जिसमें शिक्षा के विचारों की अपेक्षा क्रिया अधिक महत्व दिया गया। प्रयोजनवाद ने विद्यालय को एक नया रूप प्रदान करने का प्रयास किया था। प्रयोजनवाद के अनुसार क्या हुआ था कि कोई निर्धारित एवं निहित उद्देश्य नहीं है। प्रयोजनवाद में कोई इसका निर्धारित और निहित उद्देश्य नहीं होता था। प्रयोजनवाद में संस्कृति आदर्शों का भी अवहेलना की गई है तथा समुचित महत्व नहीं दिया। इसमें आपको बहुत बड़ी बड़ी लाइनें नहीं लिखनी है। आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को समझिए और अपनी ही भाषा में इसको लिखने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किताबी भाषा लिखिए या आप मेरी भाषा लिखिए। हाँ, मैं चीज़ों को समझा रही हूँ, आप थोड़ा उसको ध्यान से सुनिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आप अपनी भाषा में आराम से लिख पाएंगे। पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की दो मुख्य भूमिका बताइए। पर्यावरण संरक्षण की अगर बात करें तो विद्यालय की भूमिका निम्नलिखित है। विद्यालय में विद्यार्थियों को समय समय पर क्या कर रहा है? संतुलित भोजन, स्वच्छता एवं प्राकृतिक वातावरण के महत्व व उपयोगिता के बारे में बताना चाहिए, तभी तो हम पर्यावरण को क्या करेंगे? सुरक्षित कर पाएंगे। विद्यालय पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा पर सहित प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिए। पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा पर सहित प्रचुर मात्रा में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि विद्यालय में पर्यावरण के बारे में कुछ बताया ही ना जाए। पर्यावरण के बारे में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक क्या करना चाहिए? जागरूक करना चाहिए, जिससे वे चीज़ों को समझ सकें, अपने पर्यावरण को दूषित ना करें। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था। ये नई तालीम और वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य से क्या अभिप्राय है? राज्य से ऐसे राजनीतिक संगठन से है जो अपने नागरिक अधिकारों की रक्षा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा तथा सामाजिक उन्नति के लिए अस्तित्व में रखता है। मल्टीमीडिया क्या है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। बहुत ही आसानी से आप इसको तोड़ मरोड़ सकते हैं। जहां मल्टी का अर्थ है बहु अथवा विविध और मीडिया का अर्थ है माध्यम। मल्टी का अर्थ बहु, विविध और मीडिया का अर्थ माध्यम, अर्थात मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों तक पहुंचा जा सकता है। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? अगर हम बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो ने महिला एवं पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था लागू की थी। दोनों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा क्या योजना बनाई। ऐसा नहीं था कि पुरुष के लिए किसी और प्रकार की शिक्षा और स्त्री के लिए अलग प्रकार की। प्लेटो की नज़र में दोनों ही समान थे शिक्षा के लिए। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? भूमंडलीकरण को परिभाषित करिए। भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर में विभिन्न देश और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में
बढ़ने का प्रयास किया जाता है। आप ऐसे ही लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा पूरा। क्या करते हैं बच्चे जल्दीबाजी में बहुत ही गंदा लिखाते हैं, सेंटेंस पढ़ने में नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है। इसके चक्कर में भी एग्जामिनर काट देता है कॉपी को। क्योंकि आप हाई स्कूल इंटर के बच्चे तो है नहीं कि आपको किसी तरह पास करने। अब आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपकी कॉपी एक ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा शिक्षक उसको पढ़े और समझ सके। जब आप खुद अच्छे से समझ सकेंगे, लिख सकेंगे, तभी तो आप बच्चों को समझाएंगे, वो भी प्राइमरी के बच्चों को। बच्चे बड़े नहीं रहेंगे, बहुत ही छोटे बच्चे रहेंगे। लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक समानता का अर्थ पुरुष एवं महिला के समस्त अधिकार, जिम्मेदारियां और समान शिक्षा आदि समान रूप से होते हैं। लैंगिक समानता में सीधी सी बात, आप बहुत ही लैंगिक, जहाँ दोनों समान हो वही है लैंगिक समानता। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा का अर्थ जन साधारण और जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना है तथा स्वामी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी है जिसमें बालक शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो सके। जहाँ अगर बात क्वेश्चन आता है शिक्षा का उद्देश्य, पूछ दे देगा शारीरिक, मानसिक और क्या देगा संवेगात्मक, और एक देगा सर्वांगीण। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो अगर सर्वांगीण आ गया तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेगा शिक्षा, ना कि खाली फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल की बात करेगा। हम लोगों ने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए और 15 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को कर लिए। 15 अगर आप इस 30 क्वेश्चन को देखें अच्छे से तो 10 नंबर आपके यहाँ से तैयार हो गए हैं। ऐसे ही आप सारे प्रीवियस ईयर को अगर देख लिए तो 50 में से 30, 35, 50 में से 35 नंबर मान के चलिए कि आपके सिर्फ प्रीवियस है। अगर आप 50 में 35 प्रीवियस ईयर से ले आ रहे हैं और उसको अच्छे से पढ़ लिया, हूबहू ऐसे आपने लिख दिया, चीज़ों को समझ लिया, तो 35 नंबर आपके यहाँ से मिल गए। और बचे हुए 15 में से क्या 7 नंबर, 8 नंबर अपना माइंड नहीं लगा सकते हैं? अगर आप 40, 42 नंबर 50 में लाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। पूछ रहा है कि शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए उसके महत्व को बताइए। शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके क्या करना है? महत्व को बताना है। तो शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता है तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया। यह प्रक्रिया उसे समाज में एक वैश्य की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए व्यक्ति को आवश्यक तथा कौशल उपलब्ध कराती है। मतलब शिक्षा की अवधारणा क्या बताएं? तो आप ये मान के चलिए कि शिक्षा, आप एजुकेशन क्यों ग्रहण करें? एजुकेशन ग्रहण करने का आपका उद्देश्य क्या है? कि आप अपने अंतर्निहित क्षमता को व्यक्त कर सकें तथा आप समाज में, आसपास में, अपने वयस्क के साथ, अपने छोटे बड़ों के साथ क्या कर सकें? एक अच्छी भूमिका निभा सकें, आप एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। इसी के लिए तो आप क्या कर रहे हैं? शिक्षा का ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा का महत्व, शिक्षा हमें किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। हाँ, शिक्षा के ही माध्यम से हम जिस चीज़ की जानकारी नहीं होती है वह हम शिक्षा के ही माध्यम से तो लेते हैं। यह शारीरिक, व्यक्तिक और मानसिक शक्ति के साथ साथ हमारे जीवन की शैली को बेहतर बनाती है। हम फिजिकल तो बड़े हो जाते हैं, कॉग्निटिव मानसिक रूप से क्या होता है कि हमारी हाइट तो बढ़ जाती है, बट हमारा जो माइंड है वह डेवलप तो हो जाता है। बट शिक्षा के अभाव से हम लोग क्या होते हैं? बहुत ही पीछे रह जाते हैं। अगर ये सारे डेवलपमेंट हो जाते हैं तो क्या करता है? एक अच्छा रहता है, अच्छा असर देता है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने भविष्य में आने वाले अच्छे या बुरे परिस्थितियों को आसानी से संभल सकते हैं। अगर आप फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल हर प्रकार से अगर आपका डेवलपमेंट हो गया है तो आप कैसी भी समस्याएं आप उनसे बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं? निकल सकते हैं। बट अगर आपका इसमें में से कोई भी डोमेन थोड़ा सा भी कमज़ोर रहता है तो आप क्या करते हैं? परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे ही सोच के आप उसी में उलझे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? ये देखिए, ये क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा मतलब आप इसको स्टार बना लीजिए। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप जाके प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा तो शॉर्ट में पूछेगा, शॉर्ट में नहीं पूछा तो लॉन्ग में पूछेगा, बट ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर आपसे। इसीलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी तो यह तीनों में पूछ लेता है। क्या है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है, यहाँ बालकों के विकास के लिए किस प्रकार सहायक है। यह 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए होता है। इसमें अनुच्छेद पूछता है तो अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत ये आता है। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा RTI अधिनियम सन 2019 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। यह शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में क्या कर रहा है, लागू करता है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा द्वारा समस्त बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, जिससे उनका क्या हो सकेगा, मानसिक विकास पूर्ण रूप से विकसित हो सकेगा तथा साथ ही उन्हें शारीरिक पोषण के लिए पोषक तत्व भी मिलता रहेगा, जिससे उनका क्या हो जाएगा, मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास। मतलब 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान क्यों चलाया गया, इसीलिए चलाया गया क्योंकि अगर अनिवार्य रहेगा तो बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, उनके लिए पोषक तत्व भी उन्हें मिलने रहेंगे। शारीरिक पोषण वहाँ पे मिड डे मील चलाई जाती है ना स्कूलों में। पढ़ाई के शिक्षा के साथ साथ उन्हें खाना भी मिलेगा और इनसे शारीरिक पोषण की भी इनकी वृद्धि होती रहेगी। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा। फ्रोबेल के अनुसार बस आप इतना याद रखिए, खेल खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना। कौन कहता है, फ्रोबेल कहता है। आप कुछ भी नहीं याद रखते हैं तो इतना याद रखें कि विद्यालय को उद्यान, और क्या है कि विद्यालय को उद्यान कहा, बच्चे को पौधा कहा और शिक्षक को माली कहा। फ्रोबेल के अनुसार ऐसे ही आप मतलब थोड़ा सा अगर फ्रोबेल के बारे में आप जानते हैं तो लिख सकते हैं। फ्रोबेल की दृष्टि से शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना और उसे इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनका शारीरिक बौद्धिक विकास करना, उन्हें सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार से प्रशिक्षित करना तथा चारित्रिक विकास करना और उन्हें पवित्र जीवन की ओर अग्रसर होना। आप लिख सकते हैं फ्रोबेल के अनुसार हम बच्चों को खेल खेल में वो शिक्षा दे सकते हैं जिससे उनका सामाजिक नैतिक व्यवहार अच्छा हो सके, उनका चारित्रिक विकास हो सके और उन्हें पवित्र जीवन की ओर अग्रसर कर सकें। बच्चे को कैसे खेल खेल के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों का ज्ञान दे सकते हैं। नेक्स्ट, बुनियादी शिक्षा पूछेगा जरूर आपसे, 1 नंबर में भी आया था, देख लीजिए 2 नंबर में भी पूछ लिया। बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से जिसमें बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, जिसमें बालक शारीरिक मानसिक रूप से अपना समस्त विकास करे। बुनियादी शिक्षा को प्रारंभ करने वाले महात्मा गांधी जी ने इस शिक्षा को तालीम और वर्धा योजना के रूप में रखा। बुनियादी शिक्षा किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया। इनका उद्देश्य क्या था, ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब शारीरिक मानसिक संवेगात्मक समस्त विकास कर सके, बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य था। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें क्या करना है, शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट करना है। शिक्षक समाज के उच्च आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्ति होता है। किसी भी देश या समाज का निर्माण शिक्षक की भूमिका अहम होती है। गुरु या शिक्षक का संबंध केवल विद्यार्थी को शिक्षा देने से नहीं होता है, बल्कि वह अपने विद्यार्थी को हर मोड़ पे राह दिखाता है। शिक्षक समाज के विकास का कार्य करता है। अतः यदि किसी समाज का विकास किया जाना है तो वह शिक्षक की भूमिका सर्वांगीण होती है। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक एक शिक्षक ही होता है जो बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान दिला सकता है। ऐसे तो बच्चे आते हैं स्कूल में, बहुत से बच्चे घर पे थोड़ा पढ़ना सीख के आते हैं, बहुत नहीं सीख के आते हैं। बच्चे आएंगे स्कूल में पढ़ेंगे बट उनमें नैतिकता का गुण नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षक से नहीं सीखा। अगर देख रहा है
कोई भी बच्चा है कि एक प्रिंसिपल आता है क्लास में, तो जो उसका टीचर है अगर वो चेयर पे है तो वो क्या कर रहा है, खड़ा हो जा रहा है। इससे बच्चों को क्या सीख मिल रही है कि हमसे अगर कोई बड़ा आ रहा है और हम उससे छोटे हैं तो हमें चेयर छोड़ के क्या करना है, खड़ा हो जाना है। अगर टीचर कुछ खा के कोई भी डस्ट वाली चीज़ है डस्टिंग की, तो वो डस्टबिन में डाल रहा है, तो एक चिल्ड्रन क्या करेगा, वो भी डस्टबिन में डालेगा, है ना। ये क्या है, बच्चा नैतिकता सीख रहा है। किससे सीख रहा है, एक टीचर से सीख रहा है। और टीचर क्या करता है, हर मोड़ पे विद्यार्थियों का क्या बनता है, सहारा बनता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं कहूँ कि ये हर बार आता है तो गलत नहीं है। ये आपको औपचारिक अनौपचारिक ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको वेरी शॉर्ट में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा। आप देखिए कि ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा, शॉर्ट में नहीं पूछा, तो लॉन्ग में आके पूछ लिया। ये आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिए और मैं आपको पर डे कराऊंगी ही एक ना एक, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कितना सही बोल रही हूँ, कितना गलत, कि कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एग्ज़ाम में 90+ स्कोर करना है, आप प्रीवियस ईयर पढ़िए प्लस पवन सिंह, राजन सिंह, अग्रवाल सिंह, इन तीनों को घोल के पी लीजिए। 90+ आपका कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी टीचर, कोई भी एग्ज़ामिनर नहीं रोक सकता। और ना ही आपको एग्ज़ाम टाइम में इधर उधर बगल में देखना, भाई तुम बता दो, बहन तुम बता दो, 7वें का आंसर क्या होगा, ये आपको नहीं करना पड़ेगा। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक, अगर औपचारिक की बात करें तो औपचारिक के लिए आप चीज़ों को समझ लीजिए, आप अपनी भाषा में लिख लेंगे। औपचारिक के लिए विद्यालय होता है, सिलेबस होता है, और क्या होता है, टाइम। ये क्या होती है, निश्चित होती है। औपचारिक के लिए ये सारी क्या होती है, निश्चित होती है। और अनौपचारिक के लिए ये सारी चीज़ें अनिश्चित होती है। बस यही इन दोनों में डिफरेंट। औपचारिक के लिए निश्चित, अनौपचारिक के लिए अनिश्चित। औपचारिक के लिए आप विद्यालय में जाएंगे, एक निश्चित सिलेबस है, एक निश्चित समय है, उसी के अनुसार आपको शिक्षा ग्रहण की जाती है। बट अनौपचारिक में क्या है, ना आपके पास कोई स्कूल है, ना आपके पास कोई पाठ्यक्रम है, कुछ भी आपका निश्चित नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा घर पे दी जाती है, औपचारिक शिक्षा विद्यालय में या किसी संस्था में दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा वो है कि आपने अपने माता पिता से कुछ सीख लिया, आप अपने भाई बहन से कुछ सीखे, आप अपने आस पड़ोस से कुछ सीखे, आप जा रहे हैं रास्ते में आपने कुछ सीख लिया, या स्वतंत्र होती है एकदम, इस पर किसी का दबाव नहीं होता है। आप चलिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, किताबी लैंग्वेज को। अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र अधिक, औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। यह नियंत्रित एवं क्रमिक है। क्षेत्र तो इसका विस्तृत होता है, बट क्या है कि एक नियंत्रित, एक क्रम में चलेगी, है ना, नियंत्रित और क्रमिक है। जबकि औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित है। अनौपचारिक शिक्षा का जो क्षेत्र क्या है, यह सीमित है। आप किसी से थोड़ा ज्ञान लिए, किसी से थोड़ा ज्ञान लिए, आपका ज्ञान सीमित रहेगा, बट औपचारिक शिक्षा में विस्तृत रहेगा। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य एवं आदर्शात्मक होता है। हाँ, औपचारिक शिक्षा में आप एक क्या होता है कि किसी गार्जियन के अंडर आप कुछ सीख रहे हैं तो आप उस कार्य को अच्छा करेंगे। बट अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट तथा समय अनुसार होता है। जैसा टाइम आएगा देख लेंगे, ऐसे ही तो हम लोग करते हैं। औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत, भावी जीवन की तैयारी है, जबकि औपचारिक शिक्षा वर्तमान पर अधिक बल देता है। अनौपचारिक शिक्षा किस पे, वर्तमान पे बल देता है। और औपचारिक शिक्षा हम लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो फ्यूचर को सोच के पढ़ रहे हैं, ना कि तुरंत के लिए पढ़ रहे हैं। अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक, बहुउद्देश्यक तथा जीवन में समृद्ध है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का उद्देश्य सीमित तथा सामाजिक वातावरण हेतु है। बहुत ही इजी था, ये आप पढ़ सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के सुझाव। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के राज्य के हरित क्षेत्र को बढ़ाने, विद्युत वाहनों को प्रोत्साहित करना तथा विकेंद्रीकृत करना, प्रबंध आदि विभिन्न उपाय किए। पर्यावरण संरक्षण आमतौर पर पेड़ और
हरियाली के संरक्षण को दर्शाता है। पर्यावरण को हम कम कैसे कर सकते हैं, अधिक से पेड़ लगाएं, वन जीव वर्षा वाहन की रक्षा करें और पानी की खपत कम करें। इससे हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि समाज से आप क्या समझते हैं। शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंध, समाज से आप क्या समझते हैं। देखिए, समाज हमारे जीवन में एक अहम रोल निभाता है। अहम रोल मतलब कि आपके अच्छे बुरे स्थिति में भी आपके काम आता है और आपको एक नई दिशा भी प्रदान कर सकता है और आपको अपनी दिशा से भटका भी सकता है। समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बनता है। समाज कोई एक व्यक्ति तो बनाएगा नहीं, कई लोगों के समुदाय मिलके एक समाज का निर्माण करते, एक वृहद समूह को कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति के मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा तथा निर्वाह आदि। मतलब समाज क्या हो गया, कई समुदाय के लोग आपस में जब मिलते हैं तो उनसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समाज। और सबका उद्देश्य क्या है, मानवीय क्रियाकलाप, है ना। वो अपने मानवीय क्रियाकलाप के आचरण को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। वही हमारा क्या है, समाज है। शिक्षा तथा समाज के मध्य पारस्परिक संबंध, सामाजिक व्यक्तिवाद की स्थापना करने के लिए शिक्षा एक शक्तिशाली और प्रबल साधन है। शिक्षा सामाजिक मानदंडों के साथ ही मूल्यों के प्रति अवसर प्रदान करती है तथा व्यक्ति में ज्ञान और समझ का विकास करती है। शिक्षा, अगर आपके पास शिक्षा है और आपने समाज के साथ सामंजस्य थोड़ा सा भी स्थापित कर लिया तो आप ये बहुत ही अच्छे इंसान साबित हो सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो पढ़ तो लेते हैं बट उनके पास समाज सोशल अट्रैक्शन नहीं रहता, इसलिए समाज उनसे कहती भी कि ये पढ़े लिखे गंवार हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास बातचीत करने की सभ्यता नहीं होती है, अपने से बड़ों से कैसे बात करें, इन सब चीज़ों का ज्ञान, लोगों से मिलने जुलना, ये सारा चीज़ें जो मिलने जुलने का जो बात व्यवहार है, ये सब आप समाज के साथ को रिलेट करके ही सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि स्कूल में ही आपको सारी शिक्षाएं प्राप्त हो जाती। इसीलिए अब स्कूल प्रोफेसर यशपाल ने अपने एनसीईआरटी में कहा भी है कि हमें शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि मानवीय मूल संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है, विवेचना कीजिए। मानवीय मूल में स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं, जबकि अन्य मूल सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से मानव को में विकसित किया जाता है। समाज या देश में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में मानवीय मूल्यों का अधिक जिम्मेदार है। एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बुनियादी मूल्यों को विकसित करने की आवश्यकता है, जो कि मानव होने के अर्थ मूल्य में है। सत्य, ईमानदारी, निष्ठा, प्रेम, शांति आदि मानव प्रकृति में निहित बुनियादी मूल्यों का उदाहरण है। मानव मूल के संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है। देखिए, इसको आप इतना लंबा चौड़ा किताबी भाषा अगर पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप मानवीय मूल्य की बात करिए तो मानव का मूल्य ऐसा होना चाहिए, मानव का स्वभाव कि वह सत्य बोलता हो, ईमानदार हो, निष्ठा हो, उसके अंदर आदर हो, भाव हो, दुख हो, घृणा हो, मतलब उसके अंदर सारी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वह एक मानव जाति का उसने जन्म लिया है तो उसके अंतर्गत सुख, दुख, प्रेम, क्रोध, इन सारी चीज़ों का सामंजस्य होना चाहिए। बिना इन सब चीज़ों के व्यक्ति बेकार है। इससे मानवीय मूल्यों का सारा गुण होना चाहिए एक व्यक्ति के अंतर्गत। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 40 क्वेश्चन, 15 ऑब्जेक्टिव, 15 वेरी शॉर्ट। 30 क्वेश्चन ये हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन जो आपके आते हैं लॉन्ग के आते हैं, जो कि 2-2 नंबर। देख लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा इसमें भी कहानी नहीं लिखना रहता है। 2 नंबर में 6 से 7 लाइन मैक्सिमम आप लिख दीजिए अच्छे से, बस आपके पूरे नंबर मिल गए आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की 4 मुख्य विशेषताएं लिखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारतीय शिक्षा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह नीति की इस नीति के द्वारा भारत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नई शिक्षा दी। इस नीति में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं जो कि निम्नलिखित हैं। पर्याप्त छात्रावास सुविधा, विशेष रूप से कन्याओं के लिए उपलब्ध कराना, कन्याओं के लिए क्या कराना, छात्रावास उपलब्ध कराना, है ना। क्रीड़ा,
सृजनात्मक कार्य और सांस्कृतिक सुविधाओं का विस्तार, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, डिग्रियों का नौकरी से अलग करना, डिग्री को नौकरियों से अलग करना। मतलब आप डिग्री ले रहे हैं तो इसलिए ही आपकी डिग्री नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ आपको नौकरी ही चाहिए। आप अपने आत्मसम्मान के लिए पढ़िए, आपका अपना लक्ष्य होना चाहिए। आज हम लोग देख लीजिए कि सन 2023 के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे हम लोगों ने उसको पढ़ा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको पढ़ लिया, और अब हम लोग इसके आगे प्रश्नों को पढ़ेंगे। कल हम लोग जो पढ़ेंगे मैं आप लोगों को बता दूं, क्या पढ़ेंगे, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ऐसे ही पढ़ रहे मैं आपको सन 2023 के सारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट कराऊंगी, फिर सन 2022 के, फिर सन 2021 के, 20 के, 19 का, ऐसे ही मैं सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कराऊंगी। बट इसमें आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कराऊं और आप इसमें अपना इंटरेस्ट ना दिखाएं। हाँ, आप देखिए इसको, आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं जाने वाला है, मैं जानती हूँ आपका कुछ नहीं जाएगा, ना आपका अंगूठा घिसेगा, ना आपकी मोबाइल ख़राब होगी, कुछ भी नहीं होगा, और ना मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ आपके बारे में। हाँ, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपके एक सब्सक्राइब से हमें थोड़ी और करने की इच्छा होगी कि हाँ मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो पसंद आ रहा है, जो लोगों के लिए ज़रूरी है। हम लोगों ने वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा कर लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास। इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। ऐसे ही हम लोग सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करेंगे जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाके प्लेलिस्ट में या हमारे होम में जाके आप सारी वीडियो को देखिए। मैंने बकवास थोड़ा कम किया है, चीज़ों को बढ़ाया है। मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़िए। मैं गारंटी लेती हूँ कि आप लोगों का मैं बैक नहीं लगने दूँगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से देख लिया जितना मैंने कराया, गारंटी लेती हूँ कि 90+ % आप लोगों का बनेगा, बैक नहीं लगेगा। बट एक शर्त, एक प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा कि आपको क्लास कंटिन्यू देखनी पड़ेगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जो BTC कर रहे हैं। धन्यवाद।